जंग के 217वें दिन रूस ने यूक्रेन पर बमबारी की सबसे घातक सीरीज शुरू की है। इसके साथ ही पुतिन ने जंग की बिसात पर दौड़ रहे हर मोहरे को बदल दिया है। तो गोला बारूद के साथ साथ मैदान में बैलेट बॉक्स भी उतार दिया गया है। पुतिन की सारी कोशिशें यूक्रेन का मिशन अकम्प्लिश करने की हैं। तो दूसरी ओर जेलेंस्की का खेमा पुतिन को एक ऐसे जाल में उलझा रहा है जो 80 साल पुराना है। इसी जाल ने कभी हिटलर को भी परास्त किया था। पुतिन ये अच्छी तरह जानते हैं और इससे बचने के लिए उन्होंने यूक्रेन जंग का नया ब्लूप्रिंट जारी किया है। क्या है ये ब्लूप्रिंट और क्या इससे पुतिन खुद को उस 80 साल पुराने जाल से बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए सुपर प्राइम टाइम की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 22 जून 1941 नाजी सेना का रूस पर हमला। 6 महीने 16 दिन बाद 7 जनवरी 1942 नाजी सेना की हार। दूसरे विश्व युद्ध में जब नाजी सेनाओं ने रूस पर हमला बोला तो वो समय जून का था। गर्मियों के दिन थे। नाजी सेना रूस पर तेजी से कब्जा जमाते हुए आगे बढ़ रही थी। रूस एक बड़ा देश था, इसलिए हिटलर की सेना बढ़ती गई। लेकिन तब तक सर्दियों की बर्फबारी शुरू हो गई और नाजी इसके लिए तैयार नहीं थे। और यहीं से शुरू हुई हिटलर की हार। इतिहास में इस लड़ाई को कहते हैं ऑपरेशन बारबरोसा। रूस यूक्रेन की जंग में अभी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं और यही वजह है कि यूक्रेन में बारूदी बारिश का घमासान फिर चरम पर पहुंच गया है। जेलेंस्की के आंगन में फिर से बेहिसाब बारूद बरसने लगा है और आने वाले वक्त में रूसी मार्का तबाही की डरावनी भविष्यवाणी की जा रही है। और कल्पनाओं में भी कपाने वाली सिनेमाई सी बारूदी का ट्रेलर रूसी सेना ने दिखाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सरजमी पर बारूदी बरसात का यह सबसे नया दृश्य है। धुआं है, आग है, दहशत भरी आवाज है। ये दृश्य छिन्न भिन्न हो चुके यूक्रेन के किस हिस्से का है ये छोड़िए, बस देखिए और समझिए कि अल्प विराम के बाद रूस की सेना ने कैसे कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। कई शहरों में पीछे हटने के बाद किस तरह फिर से अचानक पुतिन के दुश्मन मारक दूत बम बारूद के साथ सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि रूस के प्रचंड प्रहार पर यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है, लेकिन जोरदार टकराव के बीच सवाल उठ रहे हैं। रूस की सेना ने अचानक हमले तेज क्यों कर दिए? क्या यह मोबिलाइजेशन पॉलिसी का असर दिख रहा है? क्या पुतिन की आर्मी ने फाइनल वॉर शुरू कर दी है? इन सवालों के एक लाइन का जवाब यह है कि यह बारूदी कहर पुतिन के ऑपरेशन विंटर का असर है। रूस की सेना प्रेसिडेंट पुतिन के ऑपरेशन विंटर को आगे बढ़ा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन विंटर क्या है? 7 महीने बाद पुतिन के दिमाग में यह नया क्या आ गया? तो अब आप जान लीजिए कि यह रशियन सेना का नया टास्क है। यह प्रेसिडेंट पुतिन की यूक्रेन पर विजय की नई डेडलाइन है। जेलेंस्की को घुटनों के बल लाकर कीव में तख्ता पलट का प्लान लेकर यूक्रेन वॉर में उतरे पुतिन सर्दी से पहले ही युद्ध का अंत करना चाहते हैं। इसके लिए मॉस्को के पावर सेंटर से 3 प्लान तैयार हुए हैं और तीनों पर एक साथ अमल किया जा रहा है। मसलन पहला रेफरेंडम, दूसरा मोबिलाइजेशन और तीसरा बारूदों की बौछार में तीव्रता। रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों में रेफरेंडम करवाया है। ये वो इलाके हैं जहां रूसी सेना का कब्जा है। इस जनमत संग्रह में उन लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या वो रूस के साथ जुड़ना चाहते हैं या यूक्रेन के साथ ही बने रहना चाहते हैं। रूस के बंदूकधारियों के बीच पूछे गए इन सवाल का वही जवाब आया जिसका दावा पहले से रूस करता रहा है, जिसकी आशंका यूक्रेन को भी पहले से है। और दुनिया के तमाम लोग जो सोच रहे थे, मतलब ये जनमत संग्रह रूस के पक्ष में है। बताया जा रहा है कि जेपोरिजिया में 93.11% लोगों ने कहा कि उन्हें रूस पसंद है। खेरसौन में 87.05% लोग यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। लुहांस्क में 98.42% लोगों को यूक्रेन पसंद नहीं है, जबकि रूसी रिपोर्ट के मुताबिक डोनेस्क में तो 99.23% लोगों ने कह दिया कि वो यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते। दावा किया जा रहा है कि भीषण युद्ध के बीच इस जनमत संग्रह की रिपोर्ट खुद प्रेसिडेंट पुतिन रूस की संसद में पेश करेंगे, फिर इन इलाकों का रूस में विलय का ऐलान कर देंगे। जानकार बताते हैं कि यूक्रेन पर हमला पुतिन का एक बहुत बड़ा मिशन था। यूक्रेन पर हमले का पहला मकसद डोनबास पर कब्जा करना था। पुतिन ने रेफरेंडम कराकर यूक्रेन के 15% इलाके पर कब्जा कर लिया है। प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि रेफरेंडम पर पूरे देश और समाज का फोकस है। लोगों ने अपनी मर्जी से नियति चुनी, मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति इस जनमत संग्रह को 100% तमाशे से ज्यादा नहीं मानते।
हालांकि रेफरेंडम के दम पर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को अपना कहने वाले रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पुतिन के लेफ्टिनेंट दिमित्री मेदवेदेव यहां तक कह रहे हैं कि अब इन इलाकों की रक्षा के लिए रूस न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर लड़ रहे जेलेंस्की का दावा है कि आखिरी दम तक वो लड़ेंगे। यूक्रेन में हुए रेफरेंडम को लेकर वैश्विक बहस भी शुरू हो गई है। यूरोपीय संघ ने इस रेफरेंडम की निंदा की है। यूरोपियन यूनियन नए सिरे से प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है। उधर कनाडा ने भी प्रतिबंधों के प्रहार को लेकर संकेत दिए हैं। अमेरिका ने इसे जनमत संग्रह मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ किया कि यूक्रेन को उसे अपने खोए हुए इलाकों को वापस पाने का पूरा अधिकार है। बाकायदा अमेरिका ने यह साफ किया कि वो इस रशिया वाले युद्ध क्षेत्र में अमेरिकी हथियारों को भी इस्तेमाल कर सकता है। इस पर रूस ने जवाब दिया कि इस रेफरेंडम के नतीजे को दुनिया को मानना ही होगा। रूस के कब्जे वाले इलाकों पर हमला रूस पर हमला माना जाएगा और रूस अपने कब्जे वाले इलाकों को फुल प्रोटेक्शन देगा। मतलब संकेत बहुत साफ है, जो विध्वंसक है। टकराव के संकेतों के बीच पुतिन के मोबिलाइजेशन प्लानिंग का भी असर दिखना शुरू हो गया है। रूस के मोबिलाइज सोल्जर की यूक्रेन में एंट्री शुरू हो गई। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि सैनिक बने रूसी कैदी भी भारी संख्या में यूक्रेन पहुंचे और इस सब के बीच यूक्रेन में रूसी सेना का हमला भी तेज हो चुका है। हालांकि रूसी घाट पर यूक्रेन की सेना भी उसी अंदाज में प्रतिघात कर रही है। पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। अमेरिका हथियारों का जखीरा देने के लिए तैयार बैठा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को फिर से अमेरिका $1.1 बिलियन का हथियार देगा। इसमें हिमार्स के कई रॉकेट लॉन्चर होंगे। यूक्रेन को अमेरिका और काउंटर ड्रोन देगा। इसके अलावा रडार सिस्टम के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स देने की तैयारी है। यह हथियार मिलने के साथ ही यूक्रेन को अमेरिकी मदद $15 बिलियन तक पहुंच जाएगी। साथ ही यूक्रेनियन आर्मी की क्षमता में भी बेहिसाब बढ़ोतरी होगी और फिर टकराव का स्तर क्या होगा उसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे में अब आगे के सवाल यहीं से उठ रहे हैं। अचानक ही प्रेसिडेंट पुतिन को जंग जीतने की जल्दबाजी क्यों हो गई? क्यों उन्हें ऑपरेशन विंटर चलाना पड़ा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन से आई इस तस्वीर में रूसी आर्मी के जवान दिख रहे हैं जो पुतिन के मिशन को पूरा करने के लिए यूक्रेन में है। सर्दी शुरू होने से पहले ही रूसी आर्मी का ये हाल हो चुका है। अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी की बर्फीली सर्दी बाकी है, जब यूक्रेन शून्य से नीचे के तापमान में ठिठुरता हुआ 3 महीने तक खड़ा रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में यूक्रेन का तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि दिसंबर में -0.5 तक गिर जाता है। तो जनवरी आते आते -1.1 तक तापमान चला जाता है। जब गर्मी गर्त में रहती है तब रूसी सेना को कितनी दिक्कत होती है, इसका ट्रेलर युद्ध की शुरुआत में प्रेसिडेंट पुतिन देख चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने ऑपरेशन विंटर शुरू किया है। कहते हैं कि स्टालिन से सबक सीखकर पुतिन ने यह नया दांव चला है। उनको याद है कि किस तरीके से जर्मनी की सेना रूस की भयंकर सर्दी में फंस गई थी और सब कुछ उसके लिए विपरीत हो गया था। पुतिन इस तरह की गलती नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने किसी भी कीमत पर अपनी जीत तय करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। इसके सफल अंत के लिए वो पूरी पटकथा लिख चुके हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की इस प्रतिबद्धता को सकारात्मक तरीके से पूर्णता देने के लिए रूसी सेना युद्ध को नए सिरे से अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत कर चुकी है और यही शुरुआत पूरी यूरोप में फिर से बारूदी त्रासदी के डर के मीटर को ऊपर उठा रही है।